नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 13 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, विराम माने रुकना, है ना। तो हम जब कोई बात बोलते हैं, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, तो अपने आप थोड़े थोड़े समय के बाद या कुछ शब्दों के उच्चारण के बाद या कुछ शब्दों के वाचन के बाद मैं रुकती हूँ, ताकि सुनने वाले को वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं लगातार कुछ भी बोलती रहूँगी नॉन स्टॉप बिल्कुल, तो वो बात किसी को पल्ले ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं रुकती हूँ तो उससे बात समझने वाले को बात समझ में आ जाती है, जिससे भी हम बात कर रहे हैं। तो यही रुकना विराम कहलाता है। और बोलते समय तो हम रुकते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यही बात जब हम लिखते हैं तो लिखते समय भी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ताकि सामने वाला उसको पढ़ते समय अच्छे से समझ जाए। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं रुकने के लिए, उन्हीं चिन्हों को बोलते हैं विराम चिन्ह, यानी रुकने का चिन्ह। बोलते समय तो हम रुक जाते हैं, लेकिन वही बात जब लिखित रूप में आती है और उसे पढ़ी जाती है, तब भी लेखक के भावों को समझने के लिए, वाक्य के अर्थ को समझने के लिए, भाषा को, शब्दों को अच्छे से समझने के लिए, भावों को, विचारों को, तो उन जो रुकने के जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना, मतलब ठहरना या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय, या किसी कथन को समझाने के लिए, तो किसी भी भाषा को बोलते समय हम रुकते हैं, वह अपने आप समझ में आता है। पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस वक्त जो रुकना, बोलते समय जो रुकना होता है, या जहाँ रुकते हैं हम या जहाँ ठहरते हैं, उसे वही वाक्य या वही बात लिखते समय हम किस रूप में, किन चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। किसी कथन को समझाने के लिए, किसी बात को अच्छे से समझाने के लिए, या भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी हम अपने कथन को समझा सके, ढंग से भावों को स्पष्ट कर सकें, इसलिए वाक्यों के बीच में या अंत में जो चिन्ह इस बात को अभिव्यक्त करता है, जो चिन्ह प्रदर्शित करता है कि रुकना है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। आई बात समझ में। तो विराम चिन्ह का मतलब यही होता है कि भी रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ क्षण भर के लिए रुक जाओ, या यहाँ थोड़ा पूरा रुक जाओ, मतलब थोड़ी सी सांस ले लो, ताकि सामने वाले को बात अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है ना। अगर हम नहीं विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बोलते बोलते हम नहीं रुकते हैं, तो भी सामने वाले को पल्ले नहीं पड़ेगा कि आखिर क्या बात कही गई, हमें भाव या अर्थ समझ में नहीं आएगा। वैसे अगर लिखते लिखते हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं और व्यक्ति लगातार पढ़ता है, तो उसे भी वो बात पल्ले नहीं पड़ती कि आखिर लिखने वाले ने क्या लिखा है, क्या कहना चाहा है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आदि आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आप बच्चे लोगों को विराम चिन्हों का ढंग से पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो आप विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं और वाक्य को लिखते जाते हैं। इवन कई बच्चे तो खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम का भी प्रयोग नहीं करते हैं, दो वाक्यों को भी मिला देते हैं। तो हमें 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, खुद अपने हिसाब से पढ़ना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तब जाके वो बात समझ में आती है। तो इसलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको विराम चिन्हों का सही समय पर, सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए विराम चिन्हों को समझना जरूरी है और उनका अभ्यास करना भी जरूरी है। अब जैसे उदाहरण दिया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब विराम चिन्ह का महत्व देखना। रोको के बाद कॉमा लगा है, रोको मत जाने दो। जैसे मैं वाचन कर रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ, वैसे ही आप चिन्हों को समझें। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो पहले वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगा है, कॉमा लगा है, तो कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, मतलब है रुक जाओ, मत जाने दो। किसी व्यक्ति को रोकना है, इसलिए रोको, उसे मत जाने दो। और दूसरी बार मत के बाद में विराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम लगा है, कोमा लगा है, तो रोको मत जाने दो। तो हम ये कह रहे हैं कि उसको रोको मत जाने दो। तो ये विराम चिन्ह का महत्व होता है। बोलते समय तुमने बोल दिया रोको मत जाने दो, इसी को हमने लिखा रोको कोमा मत जाने दो। फिर कह रहे हैं रोको मत जाने दो, बोलने में तो समझ में आ गया ना, लेकिन इसी बात को लिखते समय हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, इस कोमा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम बिना कोमा के रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो लिख दो, उसका क्या मतलब समझ में आएगा आपको, समझ सकते हैं ना आप। तो विराम चिन्हों का यही महत्व है। विराम चिन्ह आपको उन शब्दों के अर्थ और भाव को समझा देते हैं।
हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रमुख विराम चिन्ह देखिए आप, पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, सामने चिन्ह लिखा हुआ है, एक लाइन खींची हुई है छोटी सी, इसे बोलते हैं हम पूर्ण विराम या खड़ी पाई, है ना। आप जब भी पाठ पढ़ते हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ते समय आप इन विराम चिन्हों पर गौर करें, विराम चिन्हों की तरफ ध्यान दें, ताकि आपको अपने आप सही ढंग से पढ़ना भी आएगा, समझना भी आएगा, और अपनी बात को लिखकर जब हम व्यक्त करते हैं तब भी आप ढंग से विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे, और इसी से सामने वाले को आपका जवाब, आपकी बात ढंग से समझ में आएगी। तो पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से रुकना, है ना। किसी बात को हमने कहा और पूर्ण विराम लिया, पूरी तरह से हम रुके, पूरी सांस ली, और उसके बाद हम आगे बोलते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह है, एक लाइन खींची हुई छोटी सी, इसे बोलते हैं खड़ी पाई। दूसरा है अर्ध विराम, अर्ध माने आधा, विराम माने रुकना। पूर्ण विराम में पूरा रुके, अर्ध विराम में आधा रुकना, मतलब थोड़ा सा रुकना है। जैसे एक बड़े वाक्य होते हैं, उनके आप छोटे छोटे 2 वाक्य बनाते हो, 3 वाक्य बनाते हो, 2 वाक्य बनाते हो, एक वाक्य के सामने अर्ध विराम लगाया, और फिर बाद में दूसरा जब वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम लगा दिया, खड़ी पाई लगा दी। तो अर्ध विराम में ऊपर बिंदु और नीचे छोटी सी कोमा होती है। तीसरा है अल्प विराम, अल्प विराम में थोड़ा रुकना, अर्ध विराम में आधा रुकना, अल्प विराम में थोड़ा सा रुकना, उस आधे से भी कम रुकना, तो उसके लिए है कोमा, है ना। अल्प विराम का जो चिन्ह है वो कहलाता है कोमा या अल्प विराम। ये हम जहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रुकना होता है, कई नाम एक साथ बोल रहे हैं, मान लो राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वगैरह वगैरह, तो राम, सीता, लक्ष्मण, इन सबके साथ में कोमा लगाएंगे। नहीं तो हम एक साथ पढ़ेंगे राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो कैसा लगेगा। और अगर हम बोलेंगे राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, या राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। तो ऐसे 4 शब्द है, समान रूप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे बच्चों का नाम लिया जाए, व्यक्तियों का नाम लिया जाए, देशों का नाम लिया जाए, किसी चीज़ का नाम लिया जाए, पदार्थ का। तो ऐसे में हमें एक एक शब्द के बाद थोड़ा सा रुकना होता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। और उसका चिन्ह ये कोमा जो यहाँ दिख रहा है, इसमें आप ध्यान से देखें, उसे कहते हैं अल्प विराम। और अल्प विराम का मतलब है थोड़ा सा रुकना। फिर चौथा चिन्ह प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक, है ना। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछते तो उसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये शब्द आते ही हैं। तो जब ऐसे शब्द आते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप लिख रहे हो तो या पढ़ रहे हो तो, कि ये प्रश्न सूचक वाक्य है, और उसके अंत में ऐसे प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। और आपके जब भी पाठ्य पुस्तक में आप पाठ पढ़ते हो और अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं, लेकिन आपको इनकी भी जानकारी नहीं होती है। प्रश्न लेकर के आप खड़ी पाई लगा देते हैं। प्रश्न जिसमें कब, क्या, कहाँ, कैसे ऐसा पूछा जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं लगाते तो ये आपकी गलती है ना। तो ये भी एक तरह की अशुद्धि मानी जाती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वह विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। तो जब विस्मय वाली बात आती है या किसी भी तरह के भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो उसके अंत में जो ये चिन्ह लगाया जाता है, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी, ये होता है विस्मय बोधक चिन्ह। संबोधन, किसी को संबोधन करते हैं तो उसमें भी ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन करने के बाद कभी कोमा भी लगाते हैं और कभी विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाते हैं। फिर है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने के, 2 शब्द जैसे एक ही जैसे बोलते हैं हम, एक शब्द युग्म शब्द होते हैं, तो उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है, जोड़ने वाला। जैसे राम, सीता, दाल बाटी, सुख दुख, रात दिन, तो ये जो 2 शब्द एक साथ बोले जाते हैं जोड़े से, तो उनके बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए, तो ये योजक चिन्ह तो होता है छोटा सा, और वैसा ही चिन्ह निर्देशक चिन्ह होता है, ये थोड़ा उससे बड़ा होता है। हम निर्देश देने के लिए, है ना, ये चिन्ह लगता है। कभी आप कुछ लिखते हैं, वर्णन करते हैं, विवरण देते हैं, तो बिंदु डालते हैं ना, हेडिंग डालते हैं, उसके बाद भी निर्देशक चिन्ह होता है, और उसके बाद आप उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। जैसे निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना, दिवाली का निबंध लिखते हैं, दीपावली, भूमिका, दीपावली कब मनाई जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली कैसे मनाई जाती है, तो उनके बाद ये बिंदु डाल देते हैं, आप हेडिंग डाल देते हैं, है ना, मेन मुख्य बिंदु। तो उनको, उनके बाद में आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ये चिन्ह थोड़ा योजक चिन्ह से लंबा होता है। उद्धरण चिन्ह, ये भी होते हैं 2 प्रकार के, एकल और युगल। उद्धरण चिन्ह, कभी किसी का कहा हुआ वाक्य या बात हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो वहाँ युगल चिन्ह लगते हैं। उद्धरण चिन्ह युगल, युगल मैंने 2-2 इन्वर्टेड कोमा, इंग्लिश में आप इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, और शायद आपके प्रयोग में भी आदत में इन्वर्टेड कोमा ही होगा, कि जो ज़्यादा सरल लगता है तो हम उसी का उपयोग करते हैं। तो उद्धरण चिन्ह, तो किसी की बात को उद्धृत किया है, किसी की कही हुई बात को हमने उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया है, ज्यों का त्यों व्यक्त किया है, तो ऐसे युगल चिन्ह लगते हैं 2-2, है ना, पूरी लाइन में। शुरुआत में ऐसे 2 चिन्ह, फिर अंत में ऐसे चिन्ह।
शुरुआत वाला चिन्ह जो है नीचे की तरफ कोमा है और बाद में अंत में है ऊपर की तरफ कोमा है, ठीक है। और ऐसे एकल जो चिन्ह है वो शब्दों के बाद लगते हैं, पारिभाषिक शब्द जैसे संज्ञा की परिभाषा लिखें। अब ये संज्ञा शब्द जब भी बीच बीच में आपकी परिभाषा में आएगा या किसी भी विषय में, हिंदी में, सामाजिक में, विज्ञान में, कहीं पर भी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में चर्चा होती है, बात होती है, तो जहाँ जहाँ वो शब्द आता है वहाँ वहाँ ये चिन्ह लगाने से आपके विराम चिन्हों का भी ज्ञान पता चलता है और इससे मतलब पढ़ने वाले पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप परीक्षा में इससे यूज में लेंगे ना इन चिन्हों का, सामने वाले को, जांचने वाले को, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपके अंकों पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। अशुद्ध वर्तनी, गंदी राइटिंग और ये विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, आप मान के चलो आपकी कॉपी में 10-15 नंबर का फर्क अवश्य पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपने भले ही जवाब सही लिखा लेकिन अशुद्ध लिखा है, गंदी राइटिंग है और विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया है, तो आप मान के चलो 2 में से 2 कोई नहीं देगा, 1.5 देगा। और अगर आपकी पूरी कॉपी में 20 क्वेश्चन भी आपने ऐसे किए हैं और आप मानिए आधा आधा एक एक नंबर कटा, तो आपको कितने नंबरों का नुकसान होता है। तो आपको अपनी राइटिंग भी सुधारनी है, आपको वर्तनी भी सुधारनी है, अशुद्ध वर्तनी का भी प्रयोग न करें और विराम चिन्हों का भी उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त प्रयोग करें। ये चीज़ें आप अभी से सुधारने लग जाएं, ठीक है। तो ये उदाहरण चिन्ह हुआ। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह भी वही है, जैसे निर्देशक चिन्ह होता है वैसे ये विवरण चिन्ह होता है। जो विवरण देने के लिए तो आप 2 बिंदु आगे लगा करके वो निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, आप इसका भी प्रयोग करते हैं और उस निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में ज़्यादा अंतर नहीं है और इनके प्रयोग में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। निर्देश देने के लिए वो चिन्ह लगाया जाता है और इसे विवरण देने के लिए भी ये चिन्ह लगाया जाता है। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक 2 कोष्ठक होते हैं, उसमें एक शब्द या किसी वाक्य को बंद कर दिया जाता है। कभी किसी शब्द का अर्थ या किसी वाक्य को और स्पष्ट करने के लिए, शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक में भी उस बात को अच्छे से लिख देते हैं और उसे कोष्ठक में बंद कर देते हैं। कई बार आप पढ़ते समय ध्यान देना। अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, वैसे टीचर ने बताया होगा, आपके शिक्षक ने पढ़ाते समय आपको समझाया होगा, और अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, आपकी लापरवाही रही हो, कोई कारण रहा हो, तो आप कभी भी देखिए वाक्य के बीच में अगर कोष्ठक में कोई शब्द लिखा है तो आप देखिए जो बाहर का शब्द है उसको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए और अच्छे से व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए उस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद। त्रुटिपूरक, त्रुटिवश आप कहीं कोई शब्द भूल गए, जल्दी जल्दी में लिखने में, आप जैसे कहते हैं ना हम खा गई में खा गए, शब्द छूट गया या शब्द भूल गए, तो उस शब्द को, वाक्य तो पूरा आपने लिख दिया और अगर आपने वापस पढ़ा या देखा या आपको ध्यान आया अरे यार ये मेरा शब्द छूट गया है, तो जहाँ वह शब्द छूटा होता है वहाँ ये चिन्ह लगाया जाता है उस जगह पे और उसके ऊपर, पंक्ति के ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। अगला है संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह। ये संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह जो एक छोटा सा बिंदु हम लगाते हैं, है ना। तो जैसे कोई शब्द, कोई पद, उपाधि वगैरह होते हैं या ऐसे शब्द भी होते हैं जो हम बार बार प्रयोग करते हैं सामाजिक, विज्ञान या संबंध में, तो ऐसे शब्दों के लिए भी हम शब्द लिख करके फिर एक बिंदु लगा देते हैं, बिंदु भी लगाते हैं, छोटा सा गोली टाइप भी बनाते हैं, गोल गोल थोड़ा सा बड़ा भी बना देते हैं, तो वह होता है लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक। संक्षेप में व्यक्त करते हैं हम, डॉक्टर लिखा, डॉ लिख करके ये बिंदी लगा दी या थोड़ा सा जीरो जैसा बना दिया, तो वो होता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। और इसका सबको अभ्यास होता है, आदत होती है, जानकारी होती है, तो हम संक्षेप में लिखते हैं लेकिन पढ़ने वाला समझ जाता है। सामाजिक लिखा, सा माँ लिख करके बिंदी लगा दी या जीरो लगा दिया छोटा सा, डॉक्टर लिखा, है ना। ऐसे जो भी शब्द लिखते हैं तो उनके सामने ये चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इनका हम विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा सा समझाया था शॉर्ट में कि चिन्हों को देख करके। अब है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब पूरा रुकना। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जब आप कुछ बात कर रहे हैं, बात करते वक्त भी हम रुकते हैं, है ना, बात करते वक्त हम सांस लेते हैं, रुकते हैं, तो वह पूर्ण विराम ही होता है। बोलते समय तो उसकी अभिव्यक्ति हम चुप रह करके कर रहे हैं, लेकिन लिखते समय खड़ी पाई लगा करके, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा करके हम रुकने का संकेत देते हैं। समझ में आई बात कि वहाँ पे एक बात या एक वाक्य या एक कथन पूरा हो गया है, नई बात, नया वाक्य, नया कथन हम वापस शुरू करेंगे। फिर खड़ी पाई की आवश्यकता होगी तो खड़ी पाई लगाएंगे, कॉमा की आवश्यकता होगी तो कॉमा लगाएंगे, मतलब अल्प विराम लगाएंगे। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है, केवल प्रश्न सूचक वाक्य को छोड़ करके। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य को छोड़ करके हर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। जैसे सुबह का समय था, भारत मेरा देश है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा रहे हो, मैं खाना खा रही हूँ, इस तरह के कोई भी वाक्य हो उसको खत्म हो जाती है बात, तब यह वाक्य ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। आगे है अर्ध विराम, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर, मतलब पूरी सांस नहीं लेनी है, पूरा नहीं रुकना है, लेकिन उससे कुछ समय के लिए रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह की मृत्यु हो गई, छोटा सा वाक्य लिखा और उसके बाद अर्धविराम लगा करके बात को हमने और पूरा किया कि वे अमर हो गए। उनकी मृत्यु नहीं, वे अमर हो गए, मरकर भी वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो बात को और स्पष्ट करने के लिए, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए, तो वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा, लेकिन हम वाक्य को स्पष्टता से समझा रहे हैं, दो छोटे छोटे वाक्य में उस बात को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है कि नदी में बाढ़ आ गई और सभी अपना अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको अर्ध विराम का प्रयोग। हालांकि इनका प्रयोग कम ही होता है, कम ही किया जाता है, हम तो करते ही नहीं, मतलब बहुत ही कम करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है। जब ये प्रयोग आप देखें कहीं पंक्ति में तो आप समझ जाएं, और वहाँ थोड़ा सा रुक करके आप पढ़ेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक ही बात को स्पष्ट करने के लिए आप दो छोटे छोटे वाक्य में करते हैं, बताते हैं, तब भी आप आराम से एक छोटे से वाक्य के बाद में अर्ध विराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का एक चिन्ह लगा हुआ है, कोमा है छोटा सा। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, समान पदों को मतलब वही समान शब्द जो आते हैं वाक्य में पद हो जाते हैं ना, वे हम शब्द प्रयोग में ज़्यादा लेते हैं, हम बोलचाल में हमारी आदत यही पड़ गई है। लेकिन समान पद, जैसे मैंने बताया था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अगर चार नाम आप एक साथ ले रहे हो या चार सहेलियों का नाम एक साथ ले रहे हो तो उनके एक एक नाम के बाद कोमा लगेगा। चाहे चार देशों के नाम ले रहे हो कि भारत, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन वगैरह वगैरह, तो उन एक एक देश के नाम के बाद अल्प विराम लगेगा। तो समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, दो वाक्य हैं, है ना, एक उपवाक्य है एक प्रधान वाक्य है, तो उस उपवाक्य को अलग करने के लिए भी कोमा लगाया जाता है। उद्धरण से पूर्व, कोई उद्धरण दे रहे हैं, उद्धरण चिन्ह तो लगता है ना उस वाक्य के पहले, लेकिन उद्धरण देने से पूर्व जैसा कि कहा गया है या गांधी जी ने कहा था, तो वहाँ कोमा लगाने के बाद फिर उद्धरण चिन्ह लगा करके वो उद्धरण दिया जाता है, उदाहरण या कथन दिया जाता है। तो उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, उपाधि लिखते हैं उससे पूर्व भी कोमा लगा करके फिर उपाधि लिखी जाती है। संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। तो संबोधन करने के बाद कई बार विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाते हैं और कोमा भी लगाते हैं। अभिवादन के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपने ये पढ़ तो लिए हैं, समझ तो लिए हैं, अब आप पुस्तक उठाइए और कहीं एक पेज की रीडिंग लगाइए, पढ़िए आप, तो आप इन विराम चिन्हों को वहाँ समझ करके आगे बढ़ें, ताकि आपके विराम चिन्ह अभी के अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक पैराग्राफ लिखिए भी सही आप, ताकि आपको कहाँ कहाँ कैसे विराम चिन्ह का प्रयोग करना है आप उनका प्रयोग करके अभी अभ्यास कर लीजिए, और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको लिखने पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, चार विराम चिन्हों को हमने समझ लिया अच्छे से। अच्छा, इसका कौन सा पढ़ा था हमने, अल्प विराम, हाँ बस ये बता दिए, इसके उदाहरण नहीं बताए थे। चलो कोई बात नहीं, तो समझा ही दिए हैं आपको। अभी हमने आज इतने ही चिन्ह पढ़े हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तब उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।